Hi, welcome all of you on platform of YourPD Education एंड हम लोग टॉपिक कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR NPV। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन अकाउंटिंग, बहुत से एग्जाम्स में आता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर 1 का भी पार्ट है ये, और ये स्टेट एग्जाम्स वगैरह में भी एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसको निकालना कैसे है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। इससे पहले कि हम नेक्स्ट चलें, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर दूं इसमें टर्म्स का मीनिंग क्या है। नेट का मतलब होता है डिफरेंस, नेट का मतलब होता है डिफरेंस। तो इसमें हम दो चीज का डिफरेंस लेंगे, और प्रेजेंट मींस प्रेजेंट वैल्यू एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ उसकी वैल्यू क्या है। अब लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, इफ आई गिव यू 1 लाख टुडे and if I give you 1 lakh after 1 year, or if I give you 1 lakh after 2 years, this is 1 lakh I give you today and then after 1 year and then after 2 years। मैंने आपको 1 लाख रुपए अभी दिया, 1 साल के बाद दिया, 2 साल के बाद दिया। मेरे को बताओ किस 1 लाख की वैल्यू ज्यादा है, किस 1 लाख की वैल्यू ज्यादा है। तो मैक्सिमम वैल्यू उस 1 लाख की होगी जो टुडे मैंने आपको दिया, जो मैंने आज आपको दिया, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर सपोज वही 1 लाख मैं आपको 1 साल के बाद देता हूं तो इसकी वैल्यू लेस हो जाएगी, इसकी वैल्यू लेस हो जाएगी, और अगले 1 साल के बाद इवन लेसर हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? मनी की वैल्यू नीचे क्यों जा रही है? मनी की वैल्यू विद पैसेज ऑफ टाइम नीचे क्यों जा रही है? जैसे आपने कई बार सुना होगा, घर में दादा लोग बोलते हैं कि भाई हमारे टाइम में तो 100 रुपए में बड़ा कुछ मिल जाता था, अब तो 100 रुपए में कुछ नहीं आता। दैट मीन 100 रुपए का वैल्यू कम हो गया है। एक रीजन इकोनॉमी में, उसका एक रीजन होता है इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के चलते हर चीज की कॉस्ट बढ़ जाती है और पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। कि आज जो लेट्स से घर आपका 20 लाख में है, 2 साल के बाद तो 40 लाख में हो जाएगा। तो आज अगर आप 20 लाख लेके बैठे हैं और 2 साल के बाद उसी 20 लाख को लेके मार्केट में निकलते हैं तो वो 20 लाख की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आज 1 लाख आपकी जेब में, 2 साल के बाद वो 1 लाख नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यहीं से सारा कंसेप्ट निकल के आता है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। सारा मीनिंग आपका यहीं से निकल के आता है और वही हमें समझना है। और नेट का मतलब है डिफरेंस। तो तुम्हें दिख रहा है इसमें दो चीज का डिफरेंस है। आज मैंने कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किया और वो मेरे को कितना पैसा मिला, उन दोनों का डिफरेंस। लेकिन जो पैसा मेरे को मिला, मेरे को उसकी वैल्यू आज निकालनी है। तो इसमें हम निकालते क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू में? हम बोलते हैं कि आज, टुडे, मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की, आज मैंने कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की। मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा था, मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा था, आज मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो आज उसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख। मेरे को आपने बोला कि आप मेरे को आज 1 लाख दे दो, मैं 55,000 रुपया पहले साल के बाद और 55,000 रुपया दूसरे साल के बाद तुम्हें दे दूंगा। समझिए आप क्वेश्चन। मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया, आपने बोला कि मैं 1 साल के बाद 55,000 लौटा दूंगा और उसके अगले साल 55,000 रुपया लौटा दूंगा। अगर सपोज बोलते हो आप कि मैं आज 50,000 लौटा दूंगा, तब तो कोई देगा ही नहीं। आप बोलोगे पागल है क्या, 1 लाख की तो वैसे वैल्यू खत्म हो जाती है। 1 लाख मैंने तेरे को दिया और तूने 2 साल में 1 लाख वापिस किया, मैं तो नुकसान में चला गया। लेकिन उसने आपको क्या बोला, तू इन्वेस्टमेंट कर दे, मैं तेरे को 1 साल के बाद 55,000 और उसके अगले साल भी 55,000 दे दूंगा। तो आपके दिमाग में क्या आया कि भाई साहब इसने तो मेरे को 1.1 लाख दे दिया, इसने 1,10,000 रुपए मेरे को दे दिया, तो 10,000 रुपए का फायदा हो गया। एक्चुअली फायदा 10,000 का नहीं हुआ, एक्चुअली फायदा 10,000 का नहीं हुआ, क्योंकि इस 55,000 की वैल्यू आज की डेट में कितनी है और इस 55,000 की वैल्यू आज की डेट में कितनी है। मे बी इस 55,000 की वैल्यू 51,000 हो और इस 55,000 की वैल्यू आपकी 49,000 हो। ऐसा भी हो सकता है कि आज इस 55,000 की 1 साल के बाद 55,000, तो आज इसकी वैल्यू क्या होगी? लेट से आज इसकी वैल्यू आज की डेट में हमने देखा तो कम होगी। मैंने आपको बताया ना कि वैल्यू पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाती है। तो आज का 51,000 रुपया, मतलब 1 साल के बाद आपने मेरे को 55,000 रुपया दिया, तो आज की डेट में अगर काउंट करूं तो आपने मेरे को कम ही दिया। आज की डेट में आपने मेरे को कम दिया, ज्यादा नहीं दिया। तो मैं भी बोलने को 1,10,000 रुपए आप दे रहे हैं, लेकिन जब मैं कैलकुलेट करने बैठा तो मेरे को 1 ही लाख मिला। तो ना मेरे को फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो हमें यह देखना है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब नेट डिफरेंस, प्रेजेंट वैल्यू जो आपने मेरे को दी और प्रेजेंट वैल्यू जो मैंने आपको दिया उसका डिफरेंस क्या है। ये निकालते क्यों हैं हम?
एनपीवी और आईआरआर हम निकालते क्यों हैं? इसको हम निकालते हैं कि अगर हमारे पास पैसा है और मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सी होगी, उसके लिए हम इन दोनों को निकालते हैं। समझने की ट्राई करते हैं अब आगे। इससे पहले कि मैं एनपीवी और आईआरआर की बात करूं, ये तीन मेथड हैं इन्वेस्टमेंट करने के। इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो इन्वेस्टमेंट आपने सही की, अप्रेजल का मतलब पता है ना तुम्हें कि आपने सही इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं, अप्रेजल। अप्रेजल करना मतलब आपने इन्वेस्टमेंट सही किया कि नहीं किया। अब अगर आपके पास पैसा है तो उसको इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं यार आपके पास, आप बहुत से तरीके से उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है तो आपके पास बहुत से इन्वेस्टमेंट के तरीके भी होंगे। अब कौन सी इन्वेस्टमेंट बेस्ट है उसको अप्रेजल करने के कई तरीके हैं। उसमें एक पे बैक पीरियड है, एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है और एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो है जिसको एनपीवी बोलते हैं। और अभी मैं डिस्कस जो कर रहा हूं एनपीवी कर रहा हूं, बाद में पे बैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न डिस्कस करेंगे, लेकिन एनपीवी भी उसका एक मेथड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, मैंने आपको बोला कि मेरे पास आज 1 लाख रुपया है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक आदमी बोलता है कि मैं तेरे को 1 साल के बाद 60,000 और उसके 1 साल के बाद 50,000 दे दूंगा। दूसरा बोलता है मैं तेरे को पहले साल 30,000, दूसरे साल मैं तेरे को 35,000, दूसरे साल 35,000 और तीसरे साल 55,000 दे दूंगा। तो कितना हो गया ये 65 और 55, और ये हो गया हमारे पास 1.1 लाख। ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 1.2 लाख। ये हो गया हमारे पास। अब इनमें से कौन सी ज्यादा अच्छी ऑप्शन लग रही है तुम्हें? ये आपको पहले साल में 60,000, अगले साल के बाद 50,000 देगा। ये आपको पहले साल 30,000, दूसरे साल के बाद पहले साल के एंड में देगा। तुम समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कि आपसे उसने 1 लाख आज ले लिया कि भाई साहब मेरे को 1 लाख दे दो। अच्छा, तू कैसे रिटर्न करेगा? पहले साल के बाद एट द एंड ऑफ ईयर मैं तेरे को 60,000 दे दूंगा और उसके बाद 50,000 दे दूंगा। इसमें भी डिफरेंस है कि पहले साल के बाद 50 दूंगा और दूसरे साल के बाद 60 दूंगा। ये दोनों भी अलग है और आपको पता लग ही होगा कौन सा अच्छा है। ये ज्यादा अच्छा है यार, मेरे पास ज्यादा पैसे पहले साल के बाद ही आ जाए, तो ये इससे अच्छा ये है। लेकिन देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, दोनों लग रहे हैं 1,10,000 मिल रहा है। या वो ये भी बोल सकता है पहले साल तो 10,000 दूंगा, अगले साल तेरे को 1 लाख दे दूंगा। वो और भी गंदा है, वो और भी घटिया है, लेकिन बोलता पहले साल 1 लाख दे दूंगा, उसके अगले साल 10,000 दूंगा, वो और अच्छा है। तो ये सारी ऑप्शंस, ये देखने में लग रहा है 1,20,000 मिल रहा है लेकिन 3 साल में मिल रहा है। सो हमारे पास जब हमारे पास कोई ऑप्शन आती है इन्वेस्टमेंट की कि मैंने पैसा लगा दिया, मेरे को पैसा वापिस चाहिए, तो जब मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी वो सही इन्वेस्टमेंट है कि नहीं वो कैसे पता लगेगा, उसका अप्रेजल कैसे करेंगे? तो ये तरीके जो हैं वो उसी को अप्रेजल करने के तरीके हैं। अब देखो एनपीवी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपको इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट पता नहीं है। ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आज मैं कोई पैसा रखता हूं बैंक में, तो बैंक में उस पैसे पे मेरे को इंटरेस्ट मिलता है। और वो इंटरेस्ट दो तरीके से होता है, एक तो वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, दूसरा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, कैस्केडिंग इंटरेस्ट। अब इसका फॉर्मूला है, पहले तो समझ लो। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, तुम कितने भी साल पैसा रख लो इंटरेस्ट हर साल सेम लगेगा, सेम अमाउंट लगेगा। लेकिन इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, कंपाउंड होता है। ये जो पीछे आपका पैसा इकट्ठा हो चुका है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इसलिए उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये कम होता है, ये ज्यादा होता है। इसका फॉर्मूला है पीआरटी और इसका फॉर्मूला पी इंटू 1+r/100 इंटू रेज टू पावर n। अब इसका मतलब क्या है? ये सारे टर्म्स के हैं। ये p जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना मैंने पैसा जमा किया। r/100, r जो है वो 10% है, तो 10% को कैसे लिखते हैं? 10/100 लिखते हैं। तो r/100 वही चीज है, r रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट जो बैंक ने आपको दिया। t जो है टाइम पीरियड, 1 साल, 1 साल है तो 1, अगर 2 साल है तो 2, ऐसे। अब यहां पे क्या है? p वही चीज है, r वही चीज है, n क्या है? नंबर ऑफ पीरियड। 2 साल है तो आप यहां पे क्या लिख दोगे? 2 लिख दोगे। और ये एनुअली लगता है, अगर मैंने बोला एनुअली लगेगा तो एनुअली लगेगा। 6 महीने के बाद भी लगता है क्या? हाँ, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, अभी बताऊंगा उसको। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। तो ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगता है और ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट का जुड़ने के बाद जो आपका पिछले साल का इंटरेस्ट अमाउंट है उसके ऊपर लगता है। अभी हम देखेंगे कैसे इसको लगा। ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं। कितना इंटरेस्ट मैंने कमाया? सर पी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट है जो मैंने पहले लगाया, इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपया।
आर जो है सर इंटरेस्ट रेट है, और ये आपने फ्रैक्शन में लेना है। आर को आर बाई 100 लेना है आपने। जैसे अगर उसने आर आपको दे दिया 10%, अगर आर 10% दे दिया तो इस फॉर्मूला में आर कितना लिखोगे 0.1। टी क्या है टाइम पीरियड, और ईयरली लग रहा है तो 1 साल 2 साल अकॉर्डिंगली आप निकालोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला में पी तो हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, आर हो गया इंटरेस्ट रेट, आर इंटरेस्ट रेट लग गया आपका, और जो एन है वो नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड इन टाइम पीरियड। जैसे मैंने आपको बताया कि एनुअली लगेगा, एनुअली लगेगा, या आफ्टर 6 मंथ्स लगेगा, या आफ्टर आपका 3 मंथ्स लगेगा। कैसे लगेगा? मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आर वो है आपका 10% पर एनम, 10% पर एनम, लेकिन लगता है हर 6 महीने के बाद, लगता है हर 6 महीने के बाद। तो बताओ 2 साल में कितना हो जाएगा? मेरे को सोच के बताओ कि आर तो आ गया आपका 10%, आर आ गया आपका 0.1, अब टाइम पीरियड कितना है 2 साल, 2 ईयर, और एन कितना है, कितने टाइम लगेगा, एन कितना है कितने टाइम लगेगा। तो 2 साल में हर 6 महीने के बाद लगेगा, तो लगेगा कितनी बार, 4 बार लगेगा। तो यहां 4 से डिवाइड कर दो, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एन क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड। दोबारा सुनो ध्यान से, आर जो है 10% है पर एनम, साल में 10% लगेगा, लेकिन लगेगा हर 6 महीने के बाद। और कितने टाइम पीरियड के लिए लगा रहे हो पैसा, कितने टाइम पीरियड के लिए बैंक में रख रहे हो? सर टी टाइम पीरियड, टी कितना साल, 2 साल है। तो 2 साल में कितनी बार लगेगा? 2 साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं, 4 बार आता है। एक दो पहले साल में 2 बार आएगा, अगले साल में 2 बार आएगा। तो अगर आपका हर साल में 2 बार लग रहा है और 2 साल के लिए रख रहे हो तो 4 बार लगा, तो एन की वैल्यू हो गया 4, और एन से डिवाइड कर दो। और अगर 6 महीने में नहीं तो फायदा हो जाएगा, हर 6 महीने में लगेगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट है, हर 3 महीने में लगेगा तो और ज्यादा बेनिफिट है, और अगर कंटिन्यूअसली लगता रहा, हर घड़ी लगता रहा, तो एक्सपोनेंशियल होता है वो। फिर ये फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल अमाउंट ई रेस टू पावर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, कि मैंने 2 साल के लिए पैसा लगाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और ये आपका कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड है। तो ये फॉर्मूला है, ये सबसे ज्यादा होता है। तो ये आपका सबसे कम एनुअली, उसके बाद 6 महीने के बाद उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, हर 3 महीने के बाद उसके भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और कंटिन्यूअसली बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं, आपके फॉर्मूले इसके निकालने के, इंटरेस्ट रेट को निकालने के फॉर्मूले। अब बैंक जो आपको देता है ना, वो हमेशा बैंक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। बैंक जब भी आपको पैसे देगा कंपाउंडेड होगा वो पैसा, तो बैंक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ही देता है। अब ये एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो क्या डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। कि अगर आपने बैंक में पैसा दिया तो जो बैंक है वो आपका लेंडर है, और बोरोअर आपने बैंक से लिए, तो इंटरेस्ट उसके ऊपर बैंक चार्ज करता है। सिंपल इंटरेस्ट का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। पी 1 लाख रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, और 2 साल के लिए आपने रखा, तो आपको कितना पैसा मिल गया? आपको 2 साल के बाद पैसा मिलेगा कितना? 1 लाख तो था ही, और हर साल कितना इंटरेस्ट लगा? 18,000 रुपया, बेसिकली 9,000 रुपया हर साल इंटरेस्ट लगा। 9% लगेगा ना, हर साल कितना लगेगा? 9,000 लगेगा, तो टोटल कितना हो गया? 18,000। तो 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट का 1 लाख रुपया प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 18,000। और इसमें क्या होगा, 2 साल के लिए है तो आपको लगेगा एनुअली, तो एन कितना हो गया? 2 बार लगेगा। तो P इंटू 1 प्लस आर, आर क्या होगा फ्रैक्शन में 9%, 9/100 रेज टू पावर 2, तो वो मेरे पास लगेगा 1,18,810। तो देखो ये ज्यादा है, 810 रुपया तुम्हें ज्यादा मिला, ये 810 रुपया ज्यादा मिला। एक और तरीका है देखने का, अगर मैं तुम्हें 1,000 रुपया मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, तो पहले साल मेरे को कितना इंटरेस्ट लगा? 100 रुपया। दूसरे साल भी कितना लगा? 100 रुपया। तीसरे साल भी कितना लगा? 100 रुपया। अब 3 साल के बाद मेरे पास कितना पैसा आया? 3 साल के बाद, 3 साल के बाद मेरे पास 1,300 रुपया आया सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। मेरे पास 1,000 रुपया था और 10% इंटरेस्ट लग रहा है हर साल, तो हर साल 100 रुपया मैं कमा रहा हूं, और मेरे पास 3 साल के बाद 1,300 रुपया हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट चलते हैं, मेरे पास 1,000 था तो 10% इंटरेस्ट लगा, पहले साल 100 रुपया इंटरेस्ट लगा, वही वाला फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n। तो R कितना है? 10%, 0.10, 0.1, n कितना है? 1। तो पहले साल मेरे को 100 रुपया इंटरेस्ट लगा। अब दूसरे साल के लिए P कितना बन गया? दूसरे साल के लिए P 1,100 बन गया। अब जो मैं P लिखूंगा दूसरे साल के लिए, तो मैं लिखूंगा 1,100 इंटू 0.1 रेज टू पावर 1।
तो 1100 इंटू 1.1 तो 1210 आ गया। ये देखो 1210 आ गया, 1210 रुपए आ गया। तो कितना मेरे को इंटरेस्ट लग गया, मेरे को 110 रुपए इंटरेस्ट लग गया इसमें। अब इसमें पहले साल 100 लगा था, दूसरे साल कैलकुलेट करोगे तो 110 लगेगा, तीसरे साल कैलकुलेट करोगे तो 121 रुपए लग जाएगा। और तीनों सालों का जोड़ोगे 100 प्लस 110 210 प्लस 310 और 310 प्लस ये कितना हो गया, आई थिंक मैंने इसमें कितना निकाल दिया, हाँ ये अमाउंट आपके पास टोटल हो गया। ये देखो कितना अमाउंट हमारे पास हो गया, ये हमारे पास टोटल अमाउंट हो गया 1210, ये 1100, 1100 में 110 और जोड़ा 1210, 1210 में 121 और जोड़ गया, इतना रुपया हो गया। तो अब ये 3 साल के बाद 1300 और 3 साल के बाद 1331 रुपया, तो 31 रुपया आपके पास ज्यादा मिल गया। मतलब जो प्रीवियस अमाउंट होता है ना तुम्हारा, इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमेशा 1000 रुपए पे लगेगा, लेकिन इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो प्रीवियस अमाउंट पे लगेगा। 10% इंटरेस्ट अब 1100 पे लगेगा, ये 10% इंटरेस्ट 1210 पे लगेगा, यहाँ पे 10% इंटरेस्ट 1000 पे, 10% इंटरेस्ट 1000 पे, वैसा ही तुम्हारा लगेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो उसका प्रेजेंट वैल्यू, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो कैश आउटफ्लो तो मैंने अभी तुम्हें दे दिया, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो वही है जितनी मैंने तुम्हें दी, तो उसका जो डिफरेंस है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है। और ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते क्यों है? ये हम निकालते हैं बजटिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए, कि कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी है उसको कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो कौन सी इन्वेस्टमेंट सही इन्वेस्टमेंट है उसको निकालने के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू हम निकालनी पड़ती है, ये चीज है। तो दोबारा देख लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मीनिंग क्या है? सर डिफरेंस ऑफ आज कितनी वैल्यू है जो कैश मेरे को आएगा, आज उसकी वैल्यू कितनी है। सो टूडेज वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड जो मेरे को मिलना है, जो आपने बोला, आपने बोला ना कि पहले साल में तेरे को 50,000 दे दूंगा, अगले साल 60,000 दे दूंगा, तो आपने मेरे को 2 साल में कितना पैसा दिया, 1,10,000, लेकिन आज उसकी वैल्यू 1,10,000 थोड़े है, आज उसकी वैल्यू कम है। माइनस जो आज मैंने आपको दे दिया वो कितना दे दिया, 1,00,000 रुपया दे दिया, उन दोनों का डिफरेंस नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो निकालना कैसे है, ध्यान से देखना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। मैं एक आपने मेरे को आज 1,00,000 दिया, तो आपने अगर मेरे को आज 1,00,000 रुपए दे दिया, ये हो गया वो 1,00,000 रुपए। आज उसकी वैल्यू कितनी है, 1,00,000। ये है आउटफ्लो, ये है कैश आउटफ्लो जो मैंने आज इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट बोल लो या कैश आउटफ्लो बोल लो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो मैंने आज तुम्हें दी। अब आपने मेरे को क्या बोला, आपने मेरे को बोला कि इसकी, आपने मेरे को बोला कि इसका मैं तेरे को क्या दूंगा, ये देखो मैंने आज आपको 1,00,000 रुपया दे दिया, 1 साल के बाद और 2 साल के बाद आप मेरे को बोल रहे हो कि 1 साल के बाद मैं तेरे को Z1 अमाउंट दे दूंगा और अगले साल में तेरे को Z2 अमाउंट दे दूंगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 55,000 रुपया और 55,000 रुपया हर साल के बाद में मैं तेरे को दे दूंगा। क्वेश्चन समझ आ गया? आज मैंने आपको प्रेजेंटली 1,00,000 रुपया दिया, वो तो हो गया ये, और आपने मेरे को बोला कि मैं तेरे को Z1 जो 55,000 रुपया है 1 साल के बाद और Z2 55,000 अगले साल दे दूंगा। तो आप ये ना सोचें कि आपको 10,000 रुपए का फायदा हो गया, नहीं, आप ये भूल रहे हैं कि जो 55,000 रुपए 1 साल के बाद है उसकी वैल्यू आज 55,000 नहीं है। तो आप निकालो इसकी वैल्यू आज कितनी है और इसकी भी निकालो आज वैल्यू कितनी है। अगर आप ये दोनों की वैल्यू आज निकाल पाए, जो ये है, अगर दोनों की वैल्यू आज निकाल पाए तो डिफरेंस नेट प्रेजेंट वैल्यू है। अब सर इसकी वैल्यू आज कैसे निकालें, हमें तो आती नहीं निकालने। चलो ऐसा करते हैं, मेरे को बताओ कि अगर मैं यहां बोलता हूं P1 मैंने आज पैसा दिया और 1 साल के बाद वो Z1 हो गया, मैंने P1 आपको पैसा दिया और R% इंटरेस्ट के ऊपर 1 साल के लिए उसकी वैल्यू क्या हो गई, Z1 हो गई। मैंने बैंक में आज P1 पैसा रखा, 1 साल के बाद वो Z1 हो गया, तो बताओ मैंने आज पैसा रखा कितना था। मैं ये भी बोल सकता हूं कि सर इसका मतलब ये हुआ कि P1 इज Z1 ओवर 1 प्लस R। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको अभी हम डिस्काउंट रेट बोल देंगे। कि आज मैंने बैंक में, सर आज मैंने बैंक में 53,000 रुपया रखा और 1 साल के बाद वो 55,000 रुपया हो गया। इसको रिवर्स सोचो अब, सर मैं आपको 1 साल के बाद 55,000 रुपया दूंगा, 1 साल के बाद मैं आपको 55,000 रुपया दूंगा,
तो भाई तूने 1 साल के बाद जो 55,000 रुपया दिया, एक्चुअल में आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है? 53,000 रुपया। तो ऐसा ना तू सोच के तूने मेरे को 5,000 रुपए बढ़ा के दे दिए, तूने मेरे को आज 3,000 रुपए बढ़ा के दिए। मैंने 50,000 दिया, तूने मतलब अगर मैं 1 लाख की बात ना करूं अभी, तो अकॉर्डिंगली किया। दोबारा सुनो ध्यान से, 1 साल के बाद 55,000 रुपया मेरे को मिला, तो आज उसकी वैल्यू कितनी है? रिवर्स चलो, मान लो आज उसकी वैल्यू है P1, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा मेरे को R, तो 1 साल के बाद कितना हो गया? वो हो गया Z1, और आज की वैल्यू मेरी निकल गई। अब मान लो ये जो Z2 है 2 साल के बाद, आज उसकी वैल्यू है P2, मैंने 2 साल के लिए बैंक में रखा, मैंने P2 को 2 साल के लिए बैंक में रखा और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? Z2। 2 साल के लिए बैंक में रखा तो बैंक तो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है एनुअली, वो कितना हो गया? 1 + R⁻²। तो सर ये बताओ P2 कितना हो गया? P2 हो गया भाई साहब Z2/1 + R²। तो इस Z2 की आज वैल्यू कितनी है? P2 कितनी हो गई? Z2/1 + R²। तो ये Z1/1 + R क्या है? आज उसकी वैल्यू। Z2/1 + R² क्या है? आज उसकी वैल्यू। तो आज की डेट में जितना भी मेरे को पैसा आपने दिया, 55,000 जितना भी पैसा दिया, आज की डेट में उसकी वैल्यू है P1 + P2। और मैंने आपको कितना दे दिया आज? मैंने X0 दे दिया। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब मैंने आपको पूछा था ना कि मैं पता कैसे लगाऊं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट अच्छी है। एक और आदमी आता है, वो बोलता है कि नहीं यार ऐसा करते हैं, आज तू मेरे को 1 लाख रुपया दे दे, मैं तेरे को अगले 3 साल में 35,000 45,000 कितना हो गया? 80,000 हो गया, 80,000 और 40,000 और ऐसे दे दूंगा। यार ये देखने में तो मेरे को लग रहा है कि ये 80 और 40 1,20,000 दे दिया इसने, तो 1,10,000 ही दिया। सोचने में ऐसा भी लग रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा अच्छा है। नहीं, आप इन तीनों की आज की डेट में वैल्यू निकालो। तो आज की डेट में वैल्यू निकालेंगे कैसे? दोबारा देखो, 35,000 डिवाइड बाई 1 + R प्लस 45,000 डिवाइड बाई 1 + R² प्लस 40,000 डिवाइड बाई 1 + R⁻³ माइनस 1 लाख। तो मेरे को वहां से नेट प्रेजेंट वैल्यू पता लगेगी। अब मेरे को कौन सी जगह में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जहां एनपीवी ज्यादा है या कम है? ऑब्वियसली जहां ज्यादा है। जहां एनपीवी ज्यादा मिलेगा वहां मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। एनपीवी अगर मेरे को नेगेटिव मिलेगा तो वहां मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो एनपीवी निकालते क्यों है? सर ये पता लगाने के लिए कि मेरे को जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है, इसके लिए एनपीवी निकालते हैं। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है सर? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो वैल्यू है आर की, अब ध्यान से सुनना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो वैल्यू है बेसिकली इक्विलिब्रियम वैल्यू, या वो वैल्यू है डिस्काउंट रेट की। इसको इंटरेस्ट नहीं बोलते, इसको डिस्काउंट रेट बोलते हैं। क्योंकि आप बैंक से बार्गेनिंग करते हो, या आप जो जिसको आप पैसा दे रहे हो उससे आप बार्गेनिंग करते हो कि यार मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट दे, मेरे को डिस्काउंट रेट ऑफर कर, ज्यादा डिस्काउंट ऑफर कर। तो ये वो वैल्यू है आर की, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसके ऊपर एनपीवी 0 हो जाएगा। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई एनपीवी 0 हो जाएगा, कि जितना पैसे मैंने तेरे को आज दिए और तूने जो मेरे को रिटर्न किए उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी उतनी है, उस आर को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से हमें क्या पता चलता है? बेसिकली हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अगर इतना इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें फायदा हो रहा है, अगर इससे ज्यादा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से अगर तू ज्यादा मेरे को रिटर्न दे सकता है तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब समझो पॉजिटिव एनपीवी के मतलब क्या है। पॉजिटिव का मतलब यह है कि जो मेरे को अर्निंग होगी इन्वेस्टमेंट करके, जो मैंने पैसे लगाए, जो मेरे को उससे अर्निंग होगा, उससे मेरे को फायदा है, उसी इन्वेस्टमेंट में मैं पैसा लगाऊंगा जिसमें मेरे को एनपीवी क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। पैसे की वैल्यू टाइम के साथ क्यों कम होती है? इसका तो आपको पता ही है यार, इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ जाती है। पैसे की वैल्यू इसलिए कम होती है क्योंकि पैसा कुछ सामान खरीदने के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने बाल कटवाने हैं तो नाई जो है या बार्बर जो है वो आपसे आज की डेट में 50 रुपए ले रहा है, अगले साल वो 100 रुपए लेगा। तो 100 रुपए जो आपकी जेब में है उसकी वैल्यू, पहले 2 बार बाल काटते थे, अब एक ही बार बाल कट रहा है। तो एक्चुअली हर चीज की कॉस्ट बढ़ रही है, महंगाई जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, इसलिए पैसे की वैल्यू कम होती चली जाती है। अब ये वही चीज है यार, सारे के सारा मैंने आपको वही सब बताया कि आज 100 रुपए है, कल 200 रुपए है, इसको आप बाद में पढ़ लेना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। वही चीज जो हमने किया है। डिस्काउंट रेट कैसे डिसाइड करता है कोई इन्वेस्टर? जैसे आपने कहीं पैसा रखा तो वो जो आर डिस्काउंट रेट देगा वो कैसे डिसाइड करता है? वो भी ये देखता है कि आज इसने इतना पैसा रखा तो मार्केट में इसको रिटर्न कितना मिल जाएगा। आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछो कि जब तू बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है, एफडी में लगाता है, या तू
प्रोविडेंट फंड में, पीएफ, आप पूछना लोगों से, अपने पेरेंट्स से, प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाता है, या तू जमीन खरीद रहा है, या तू कोई और जगह पैसा लगा रहा है, तो वो किस बेस पे लगाता है? तो आपके दिमाग में एक थोड़ा सा, दिमाग में आपके एक आइडिया होता है कि इतने पैसे पे इतना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो अगर मैं इतना पैसा लगाऊंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को कितना मिल जाएगा, मार्केट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, उसके हिसाब से तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, और वही मार्केट में डिसाइड करते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हाउ टू डिसाइड डिस्काउंट रेट इज, डिस्काउंट रेट बेसिकली आप एक्सपेक्टेड जो आपको रिटर्न चाहिए उसके बेस पे आप निकालते हो, सिमिलर लेवल ऑफ रिस्क। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न चाहते हो तो रिस्की होता है अमाउंट। जैसे आपको कई बार एडवर्टाइजमेंट आती है कि अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपका पैसा डबल कर दूंगा, वहां पैसा मत लगाओ, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। तो ये अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना है। इसीलिए बोलते हैं बैंक में पैसा सेफ होता है, इस तरीके से वो बातें करते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैंने आपको बताया वो आर की वैल्यू है, वो डिस्काउंट रेट की वैल्यू, जिसके ऊपर एनपीवी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्यों यूज करते हैं? ये आप यूज करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए कि कौन सा प्रोजेक्ट में मैं इंटरेस्ट लगाऊं या इन्वेस्ट करूं, सो दैट मेरे को सही रिटर्न मिल जाए। देखो एनपीवी और आईआरआर जो है ना, कुछ मेथड्स मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ मेथड्स हैं जो यूज करते हैं आप अप्रेजल करने के लिए कि जो मैंने इन्वेस्टमेंट की वो अच्छी है या नहीं है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी वही तरीका है, एनपीवी भी वही तरीका है, लेकिन एनपीवी ज्यादा अच्छा तरीका है। एनपीवी इज अ बेटर जो मेथड है कंपैरिजन करने का। सारी की सारी बातें जो मैंने आपसे डिस्कस की ये वही हैं, और आपको वहां पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है जहां एनपीवी आपका नेगेटिव आ जाए। करते क्यों है इसको हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए? इसको इसलिए हम इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं एनपीवी के लिए, क्योंकि पैसे की वैल्यू विद पैस ऑफ टाइम कम होती है, और ये हमें ये बताता है कि क्या यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो वो सही रहेगा या गलत रहेगा। अच्छा, ये वही तरीका है जो मैंने आपको निकाल के बताया, उसी को निकालने का तरीका एक और यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे उसने क्या किया, हर साल आपको 10,000 रुपये वापिस आएगा। उसने ये बोला कि हर साल मैं तेरे को 10,000 रुपये वापिस दूंगा, और इंटरेस्ट जो है 10% है। और आज मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। देखो जरा ध्यान से क्या हुआ, उसने बोला कि मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करूंगा, 1,00,000 इन्वेस्ट नहीं किया, मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करूंगा, उसने ये बोला। और हर साल जो आपका कैश फ्लो है वो 10,000 रुपया मैं तेरे को हर साल के एंड में दूंगा। मैं तेरे को 10 साल तक 10% डिस्काउंट रेट पे के 10% डिस्काउंट रेट पे हर साल मैं तेरे को 10,000 रुपए देता रहूंगा। आज उस 1,00,000 की वैल्यू बता सकते हैं कितनी है? हाँ सर, 10,000 रुपया डिवाइड बाई 1.1, एक साल के बाद 10% इंटरेस्ट पे उसकी वैल्यू इतनी रह जाएगी, प्लस 10,000 रुपया डिवाइड बाई 1.1 होल स्क्वायर, प्लस 10,000 रुपया डिवाइड बाई 1.1 होल क्यूब। तो ये जो 1 डिवाइड बाई 1.1 है, ये है 0.91। तो दैट मींस ये 10,000 इंटू 0.91, एक साल के बाद 10,000 दे रहे हो तो आज उसकी वैल्यू 9,091 है। इसकी वैल्यू है 0.83। तो जो तुम मेरे को 10,000 2 साल के बाद दे रहे हो उसकी वैल्यू आज कितनी है? इतनी। 10,000 रुपए अगर तुम मेरे को 3 साल के बाद दे रहे हो तो उसकी वैल्यू इतनी है। तुम देख रहे हो वैल्यू कम होती जा रही है। 10,000 रुपया अगर तुम मेरे को 4 साल के बाद दे रहे हो तो उसकी वैल्यू इतनी है। अगर तुम मेरे को 10,000 रुपया 10 साल के बाद दे रहे हो तो एक्चुअल में आज की वैल्यू उसकी 3,855 है। समझ गए तुम बात? अगर एक साल के बाद 10,000 रुपया दे रहे हो तो आज उसकी वैल्यू है 9,000। 2 साल के बाद दे रहे हो तो उसकी वैल्यू है 8,000, ये रफली। तो तुमने मेरे को टोटल 10 साल में कितना पैसा वापस किया? तुमने टोटल मेरे को 10 साल में कितना वापस किया? आप बोलोगे सर 61,000 वापस किया। अब एनपीवी क्या होता है? एनपीवी होता है तुमने मेरे को कितना टोटल दिया माइनस आज मैंने तुम्हें कितना दिया। आज मैंने तुम्हें कितना दिया? अगर सपोज आज मैंने तुम्हें 1,00,000 दिया तो एनपीवी नेगेटिव हो गया। मतलब 1,00,000 मैंने तुम्हें दिया और 10 साल में तुमने 1 लाख दिया, बहुत ही नेगेटिव हो गया। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सर आज मैं तुम्हें को 50,000 रुपए दे दो, अगले 10 साल के लिए मैं तुम्हें 10-10 हजार रुपए देता रहूंगा, तो इसका मतलब एनपीवी पॉजिटिव है, सही चीज है। लेकिन अगर आज भी मैंने तुम्हें इतना ही दिया जितना तुम 10 साल में मेरे को वापस करोगे, तो यही 10% क्या बन जाएगा? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बन जाएगा। ऐसे तुम्हें इसको अंडरस्टैंड करना है। वही चीज जो मैंने तुमसे डिस्कस की, तो ये चीज है। अब ये ध्यान से देखना,
अगर तुम इतना 1000 रुपया आज देते हो और 10 साल तक तुम्हें 10,000 मिलता रहता है, तो ये 10% है, यही क्या बन जाएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है तो एक्सेप्ट कर लो यार इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, अगर नेगेटिव है तो एक्सेप्ट मत करो। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एट विच प्रेजेंट वैल्यू, मतलब एनपीवी जीरो हो जाए, उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। ये देखो ध्यान से, एनपीवी जहां पे जीरो हो जाए उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। एनपीवी जहां पॉजिटिव है, एनपीवी जहां नेगेटिव है। तो अगर मेरे को एनपीवी पॉजिटिव चाहिए तो डिस्काउंट रेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा चाहिए। ये देखो डिस्काउंट रेट मेरे को उससे, सॉरी, अगर मेरे को डिस्काउंट रेट ज्यादा मिल रहा है 40% डिस्काउंट रेट पे, एनपीवीज नेगेटिव आ रहा है, सॉरी जीरो आ रहा है। अगर मेरे को डिस्काउंट रेट इससे 40% से ज्यादा मिल रहा है, 60% मिल रहा है, तो एनपीवी नेगेटिव हो रहा है, मेरे को नहीं चाहिए 60%, नहीं चाहिए मेरे को आर, मेरे को आर कम दो। आर कम दोगे तो मेरे को पैसा ज्यादा मिलेगा, डिनोमिनेटर में है ना आर, तो ये उसका मीनिंग है। अगेन सेम ही चीज, 5 साल तक मेरे को आपने इतना इतना पैसा दिया, तो आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी है, 8% पे आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी वैल्यू है। तो मेरे को टोटल आपने 5 साल में कितना पैसा वापस किया, इतना दिया, और मैंने आज इन्वेस्टमेंट कितनी की, 20,000 की, तो मेरे को एनपीवी कितना है, मेरा एनपीवी इतना है। समझ गए आप पॉइंट? दोबारा देखो, आपने बोला कि सर 5 साल तक मैं आपको इतना पैसा देता रहूंगा, कितने इंटरेस्ट पे, डिस्काउंट रेट पे 8% पे। तो मैंने कैलकुलेशन मारी कि आज की डेट में तुमने मेरे को कितना दिया है, इसको ना जोड़ देना है, तो 30,000 रुपए बनता है। ये टोटल जोड़ोगे तो 30,000 है, लेकिन एक्चुअल में तुमने इतना दिया, तो कितना दिया, इतना दिया। और मैंने आज तुम्हें कितना पैसा दिया, 20,000। आप बोलोगे सर मेरे को आज 20,000 रुपए दे दो, मैं आपको ऐसे 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 पैसा देता रहूंगा। तो आपने बोला ठीक है, तो मेरे को 3,000 रुपया मिला। अगर वही आदमी इसको नहीं छेड़ता, वो बोलता कि ऐसा कर, मैं उसको क्या बोलूंगा, ऐसा कर यार 8,000 अभी दे दे, 6,000 दे दे, फिर तू क्या कर, मेरे को 7,000 दे दे, फिर मेरे को 5,000 दे दे, फिर मेरे को 4,000 दे दे। सही है? या मैं उसको बोलता तू मेरे को यहाँ 7,000 दे दे, यहाँ 6,000 दे दे, मैंने टोटल अमाउंट चेंज नहीं किया। मैंने बोला पहले साल 8,000 दे दे, दूसरा 7,000 दे दे, तीसरा 6,000 दे दे, चौथे 5,000 दे दे, फिर 4,000 दे दे। तो टोटल अमाउंट सेम ही दिया तुमने, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। तो ऐसे आप इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हो। एनपीवी और आईआरआर में थोड़ा सा डिफरेंस इसको देख लेना। डिस्काउंट रेट जिसपे एनपीवी जीरो हो जाएगा वो आईआरआर है। ये मॉनेटरी टर्म में निकालते हो, इसको परसेंटेज टर्म में निकालते हो। ये एब्सोल्यूट है, वो रिलेटिव है। ये बेसिकली सही, ज्यादा अच्छा मेथड है कैलकुलेट करने का। और ये बेसिकली इवेलुएट नहीं कर सकता, ये इवेलुएट भी कर सकता है प्रोजेक्ट्स को। ये थोड़ा सा आपको याद करना है। ये डायग्राम देखो ध्यान से, अगर मेरे को एनपीवी भी पॉजिटिव मिल रहा है और मेरे को आईआरआर हाई की तरफ से मिल रहा है, तो मैं उसको अप्रूव कर दूंगा। ये एक मैट्रिक्स सा है। एनपीवी पॉजिटिव है तब मैं उसको ले लूंगा, एनपीवी अगर नेगेटिव है तो मैं उसको प्रोजेक्ट को नहीं लूंगा। ये मेरा मीनिंग होता है, समथिंग लाइक दैट। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर हाई है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर उस प्रोजेक्ट की हाई है, तो क्या होगा कि मेरे को जो इंटरेस्ट या डिस्काउंट रेट मिलेगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से कम ही मिलेगा, कम मिलेगा तो मैं उसको ले लूंगा। दैट इज द मीनिंग। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर हाई है, इसका मतलब क्या है, ये देखो डायग्राम में वापस चलते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 40% नहीं है, 60% है। 60% है, 40% नहीं है। तो ये डायग्राम तुम्हारा यहां से बनेगा। दैट मींस एनपीवी पॉजिटिव होने के चांस ज्यादा हैं। तो आपने क्या याद रखना है कि अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हाई है और एनपीवी आपका पॉजिटिव है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को मैं अप्रूव कर देता हूं, ऐसे प्रोजेक्ट को मैं पकड़ लेता हूं। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपका एग्जाम में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनपीवी, आईआरआर, ये पता होने चाहिए। बाकी जो 2-3 टॉपिक्स हैं वो मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये पीडीएफ अपने पास रखो और इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करो। थैंक यू।